पर इस पॉइंट पर वो n2 है, वो n2 बनाता ही दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर है, n1 n2। यहाँ मतलब यही डायरेक्शन जो है इसी डायरेक्शन के ऑपोजिट, मतलब इस तरफ, मतलब हमें तो दिखाई देगा सरफेस स्फेरिकल है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पता है कि अलोंग द रेडियस जाना चाहिए फोर्स, ये n1 है, इधर से एक फोर्स और आता है, ये n2 है। ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एक लाइन हम मान सकते हैं, उसको एक लाइन है ये, इस लाइन का एंगल विद विद हॉरिजॉन्टल, इस लाइन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल देख रहे हो कितना है, कितना एंगल है ये, अल्फा। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर जो कि n1 है, सेम एंगल होगा विद वर्टिकल, मतलब ये एंगल अल्फा है। इस लाइन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल बीटा है, तो मतलब इस लाइन का परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हो गया, ये इस लाइन का परपेंडिकुलर हो गया, इसका एंगल विद वर्टिकल बीटा हो गया, इस लाइन का एंगल अल्फा, इस लाइन का एंगल n1 n2। चलो, तो मतलब ये हमें अल्टीमेटली n1 का एंगल विद वर्टिकल यहाँ पर दिखाई दे तो मैं यहाँ भी मार्क कर सकता हूँ उसको तो आराम से, मतलब यहाँ पर भी वही रहेगा, ये तो ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा। अब सरफेसेस का तो हमें एफबीडी नहीं, इसके तो कोई इक्वेशन नहीं लिखनी, हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी। और लाइन ऑफ मोशन, मैं कहता हूँ हमेशा लाइन ऑफ मोशन देखो किधर है, लाइन ऑफ मोशन इज द डायरेक्शन अलोंग विच ऑब्जेक्ट मूव्स, है ना, इट इज अ लाइन अलोंग विच ऑब्जेक्ट मूव्स, ये हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन के लिए, पर ये रेस्ट पर है। तो लाइन ऑफ मोशन के अलोंग सारे फोर्स हमें रिजोल्व करने होते हैं, अगर कोई नहीं है तो रिजोल्व करके उसको ले आओ अलोंग द लाइन ऑफ मोशन और परपेंडिकुलर टू इट, सेकंड कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट उस तरफ ही जाता है ना, तो हमें तो एक ही बात ध्यान रखनी, लाइन ऑफ मोशन के अलोंग ले आओ तो दूसरा कंपोनेंट अपने आप चला जाएगा उस साइड। तो जो भी फोर्सेस लाइन ऑफ मोशन के अलोंग है या उसके परपेंडिकुलर है, उसको रिजोल्व नहीं करना, उसको रिजोल्व नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मोशन में है, तो ऑब्जेक्ट और पार्टिकल मोशन में ही नहीं है, मोशन में ही नहीं है, तो रेस्ट पर है, तो लाइन ऑफ मोशन तो कुछ होगा ही नहीं, तो फिर तुम्हारी अपनी मर्जी होती है, किसी भी तरफ रिजोल्व कर लो, पर हाँ डायरेक्शन एक होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी भी तरफ तो सारे कोई इधर भाग रहे, ऐसा नहीं, सबको एक डायरेक्शन में कन्फाइन कर लो कि भाई सारे इधर ही हैं, सारे इधर ही हैं, या फिर उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो आता ही है, तो एक डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं। और हमें हमें सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में, क्या हमारा जिस तरह का माइंड है, और हमें सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में ज्यादा अच्छा है कि हम लोग सारे कंपोनेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बना लें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ पर n1 n2 ये ना तो वर्टिकल में ना हॉरिजॉन्टल में है, ये कहीं और ही है, mg ठीक है, तो अब तो मेरी मर्जी है ना, मैं कहीं भी बनाऊं कंपोनेंट, क्योंकि रेस्ट पर है बॉडी, तो अब कहीं भी बनाओ तो हम लोग ना तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं चीजों को, अगर सारे फोर्सेस वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में दिखाई दें, तो एंगल वेंगल ना हो ज्यादा, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो ठीक है वर्टिकल के लॉन्ग कर लेते हैं, पर ऐसा फिक्स नहीं है, कभी मुझे लगा कि कंफर्टेबल है ज्यादा, कि हॉरिजॉन्टल में बहुत सारे फोर्सेस हैं, इन सबको घुमा के कहाँ लेके जाऊं, तो मतलब देख सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। तो अभी तो मैं यही कर रहा हूँ कि सारे फोर्स या तो वर्टिकल में ले आता हूँ सारे फोर्स, या तो सारे फोर्स इस लाइन में हो, वर्टिकल में होने का मतलब है या तो इस लाइन में हो या फिर इसके परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल में हो, दो डायरेक्शन फिक्स हो जाती है एक के बोलते ही, लाइन ऑफ मोशन में हो या उसके परपेंडिकुलर हो, अलोंग वर्टिकल हो या उसके परपेंडिकुलर हो, सारे फोर्स उधर ले आओ। तो n2 का कंपोनेंट आएगा
N2 ये एंगल बीटा है, cos बीटा, इधर एक कंपोनेंट आएगा, इस कंपोनेंट इज N2 sin बीटा। मैं इसको फिर से मार्क करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ एफबीडी इसका, मतलब ये सारे फोर्स एक बार साफ साफ तुम्हें दिखाई दे जाए कौन फोर्स कहाँ लग रहा है। तो एक तो एम जी यहाँ है डाउनवर्ड, अब वर्टिकल में दो तो एन वन एन टू के कॉम्पोनेंट आ गए ऐसे ऐसे, ये एन वन कोस अल्फा आया, ये एन टू कोस बीटा, एक कॉम्पोनेंट यहाँ, ये साइन कॉम्पोनेंट है, मतलब ये वाले फोर्स, ये एन वन साइन अल्फा, और ये जो कॉम्पोनेंट है एन टू साइन बीटा। अल्टीमेटली 5 फोर्स हैं, और मैंने पहले 3 थे, एन वन एन टू वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में नहीं थे, तो मैंने उनको रिजोल्व कर लिया। और अब ये हमारी जो कंडीशन है, हम जो चाहते हैं कंडीशन कि सारे फोर्सेस वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में होने चाहिए, अब वो चीज जस्टिफाइड है। अब सारे फोर्स में 5 फोर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल में कुछ वर्टिकल। लाइन ऑफ मोशन कुछ था नहीं, बॉडी रेस्ट पर है, और बॉडी रेस्ट पर होने का मतलब है नेट फोर्स जीरो। मैंने कल ये बात बहुत बार रिपीट की थी, इसलिए कि जब भी बॉडी रेस्ट पर दिखाई दे तो इसको तो कंक्लूड कर सकते हो कि नेट फोर्स जीरो है। अलोंग अलोंग वर्टिकल भी दो डायरेक्शन यहाँ पर है हमारे पास, जहाँ फोर्स लग रहे हैं। अलोंग वर्टिकल भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स तो इसका मोशन यहाँ भी नहीं है, तो इस लाइन में नेट फोर्स जीरो होने चाहिए। यहाँ भी नेट फोर्स नहीं है, तो इस लाइन में भी नेट फोर्स जीरो होने चाहिए। ये कंप्लीट एफबीडी जो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रही है, एफबीडी इसको बोलते हैं। एफबीडी बन गया, इक्वेशन लिख लो। अब लिख सकते हो तुम डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, तो मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, तो अपवर्ड इज नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो मैं लिखता हूँ एम जी डाउनवर्ड पॉजिटिव हो गया, माइनस एन वन कोस अल्फा माइनस एन टू कोस बीटा इज जीरो। तो जो भी इक्वेशन ये आगे लिख सकते हो उसको ऐसे भी, एम जी इक्वल्स टू एन वन कोस अल्फा प्लस एन टू कोस बीटा। कभी कभी मैं ऐसे भी लिखूंगा कि वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब ये जितने डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड फोर्स भी है। डाउनवर्ड फोर्स कितना है, एम जी है, तो एम जी जो है अपवर्ड फोर्सेस के इक्वल है, एन वन कोस अल्फा प्लस एन टू कोस बीटा, एम जी इक्वल्स टू एन वन कोस अल्फा प्लस एन टू कोस बीटा। बहुत बार मैं ऐसे भी लिखूंगा, तो ये एक ही बात होती है, दोनों कुछ भी लिख लें। और ये हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अभी बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में तो ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी है, इधर एन वन साइन अल्फा कॉम्पोनेंट है, इधर एन टू साइन बीटा कॉम्पोनेंट है, मतलब ये दोनों फोर्स भी इक्वल एंड ऑपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ नेट फोर्स तो यहाँ भी है, तो राइट साइड अगर पॉजिटिव ले लें, राइट इज पॉजिटिव लेफ्ट इज नेगेटिव, तो लिखेंगे एन वन साइन अल्फा माइनस एन टू साइन बीटा इज इक्वल टू जीरो। और इसको इधर ले जाते हैं, एन वन साइन अल्फा इज इक्वल टू एन टू साइन बीटा। क्वेश्चन में जो भी कुछ पूछा गया हो, वो ये एफबीडी बनाना था, एफबीडी बनाना था हम लोग, जो भी कुछ पूछा गया हो उसके अकॉर्डिंग तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि ये गिवन है और ये कैलकुलेट करना है, सब हो सकता है। तो ये था एफबीडी। अगर स्फेरिकल बॉडी इस तरह से रखी हो दो सरफेस के बीच में, और ये भी था कि नॉर्मल के अलोंग कैसे ड्रॉ करना है नॉर्मल रिएक्शंस को। एक ये भी चीज निकल करके आई कि जब बॉडी रेस्ट पर है तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती कि तुम्हें सारे फोर्स उधर ही लेके जाए, लाइन ऑफ मोशन तो है ही नहीं, तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, अपनी कंपैरेटिव कंफर्ट के लिए जो तुम्हें लगे कि यहाँ हम इजीली देख सकते हैं चीजों को, यहाँ हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक और बताते हैं, दो तीन बॉडी रखी हूँ, पहले दो के लिए करेंगे फिर तीन के लिए डिस्कस करेंगे। कल तुम्हारी डाउट क्लास रखते हैं क्या, कल हो गए 3-4 दिन, कर लिया होगा तुम लोगों ने कुछ काम, बताओ। कल डाउट क्लास रख दें? चुप का मतलब क्या समझना है मुझे? यस सर। बस एक बच्चे को रखनी होती है क्लास। M1 M2 इसका एफडी देखते हैं, मोशन में नहीं है, रेस्ट पर ही है, तो भी
मोशन में होगा तो अभी हम कर सकते हैं, फोर्स लगा लेंगे कोई इसके ऊपर, नहीं अभी तो सिर्फ रेस्ट पर देखते हैं। तो सेपरेट कर लो सब, और सेपरेट करेंगे इसको तो यही कर देते हैं। ये सरफेस हो गई, ये तो ग्राउंड हो गया, मतलब जिसके ऊपर ये रखे हुए हैं। ये हमारा M1 हो गया और ये हमारा M2 हो गया। M1 का तो दो जगह कॉन्टेक्ट है, M1 का तो ग्राउंड के साथ भी कॉन्टेक्ट है, M1 का अपर ब्लॉक के साथ भी कॉन्टेक्ट है, दोनों जगह कॉन्टेक्ट है। एक कॉन्टेक्ट यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो दो दो नॉर्मल फोर्स लगने वाले, फ्रिक्शन तो है ही नहीं अभी, फ्रिक्शन के बाद में कर लेंगे। दो नॉर्मल फोर्स है, M2 का एक जगह कॉन्टेक्ट है, M2 और M1 के आपस में कॉन्टेक्ट है ना। तो पहले तो अर्थ अपना काम कर देती है, अर्थ का काम कर देते हैं, पहले तो अर्थ क्या कर रही होगी, अर्थ M1 जी इसके ऊपर लगाएगी, M2 जी इसके ऊपर लगाएगी, है ना। इसके तो ये तो ग्राउंड है, इसका हमें ऑब्जर्व नहीं करना मोशन, तो इसका मास भी दिया हुआ नहीं है, दिया होता तो हम इसका भी लगा देते हैं mg। M2 M1 के ऊपर रखा हुआ था, M2 और M1 के ऊपर रखा हुआ था, M2 ने कुछ फोर्स लगाया होगा M1 के ऊपर, तो मान लेते हैं वो N1 है, N2 ने लगाया तो N2 मान लेते हैं। M2 M1 के ऊपर रखा हुआ है, तो मैंने कहा था M2 कभी रखा हुआ है तो mg मत लेना उसको, हम mg तो एक अलग ही चीज है, mg तो अर्थ का इंटरेक्शन है विद ऑब्जेक्ट, mg और आपस में M1 M2 कभी एक दूसरे पर, mg M2 अगर M1 के ऊपर रखा हुआ है तो M2 जो है M1 के ऊपर mg फोर्स लगाता है। ये बात तुम्हें नहीं बोलनी है, ये बात तुम्हें सोचनी भी नहीं है ऐसे, कि ऐसे कुछ हो रहा है। mg तो एक अलग फोर्स है, mg के अलग फोर्स है जो जो अर्थ लगा रही है M1 के ऊपर M1g, वो अर्थ का और ऑब्जेक्ट का आपस में इंटरेक्शन है, इनका आपस में इनका इंटरेक्शन अलग है। M2 का और अर्थ का आपस में एक इंटरेक्शन है, M1 का और अर्थ का आपस में एक इंटरेक्शन है, M1 M2 का एक इंटरेक्शन है, M1 ग्राउंड का एक इंटरेक्शन है, ये सारे फोर्सेस हैं। तो M1g और M2g जब भी तुम्हें कभी आए तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ग्राउंड के लिए, ये सब ग्राउंड के लिए। तो ये N2 और ये है ना। अब मैं कहता हूँ कि M2 ने M1 के ऊपर फोर्स लगाया, N2 नॉर्मल, M2 ने M1 के ऊपर लगाया, तो ये वापस लगाएगा, ये वापस लगाएगा, पेयर में चलेंगे सारे। यहाँ अर्थ भी है जिसमें M1G M2G पेयर में लग रहे हो, हालांकि अर्थ का हमें ऑब्जर्व नहीं करना तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती उसको। तो M2 को तो एक ही कॉन्टेक्ट था M1 के साथ, M2 ने अपना पेयर कंप्लीट कर लिया, M2 ने M1 के ऊपर लगाया, N2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो M1 ने वापस लगा दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। और अब M1 ग्राउंड के ऊपर भी है, तो M1 ने ग्राउंड के ऊपर लगाया होगा N1, M1 ग्राउंड के ऊपर है ना, तो M1 ने ग्राउंड के ऊपर लगाया होगा N1, तो ग्राउंड क्या करेगा, ग्राउंड वापस लगाएगा इसके ऊपर, N1 वापस लगा देगा, तो ग्राउंड ने वापस लगा दिया। बस यही इंटरेक्शन था इनका, इतना ही इंटरेक्शन था। अभी पता तो है हम लोगों को सारे फोर्स, नेट फोर्स जीरो है, हमें पता है नेट फोर्स जीरो है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का भी केस खत्म हो गया, सारे फोर्स अलोंग वर्टिकल ही है, तो कोई जरूरत ही नहीं कुछ भी करने की, सीधा लिख दो इसका नेट फोर्स जीरो, मतलब जितना डाउनवर्ड फोर्स होते हैं अपवर्ड फोर्स है, मतलब N2 इज इक्वल टू mg। इसका इसका डाउन डाउन इसका भी नेट फोर्स जीरो, क्योंकि ये भी रेस्ट पर है अलोंग वर्टिकल, तो M1g डाउनवर्ड है, N2 डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स है N2 N2 प्लस M1g डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स N1 है, तो N1 कितना हो, N2 की वैल्यू पुट कर लो, M2c है ये, M2c, N2 इज M2g प्लस M1g इज इक्वल टू N1, तो N1 हो गया M1 प्लस M2 इंटू c। इतना सिंपल था। एक स्ट्रिंग का केस हो जाते हैं, स्ट्रिंग अगर कभी अटैच करते हैं ब्लॉक के साथ तो किस तरह से हमें फोर्स को डील करना है ना। एक ब्लॉक है, उसको एक रिजिड सपोर्ट है, ये एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से एक स्ट्रिंग है, यहाँ एक ब्लॉक से इस तरह से अटैच किया हुआ है, मास m, और यहाँ से एक स्ट्रिंग और है,
जो एक इधर एक सपोर्ट है वहां तक जाती है वो, ये एक सपोर्ट और है, और ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, तो इसका एफबीडी क्या होगा? तो जब भी स्ट्रिंग आती है ना, स्ट्रिंग में टेंशन होती है। हाँ, स्ट्रिंग में जब भी कहीं स्ट्रिंग देखी तो स्ट्रिंग में टेंशन होगी, टेंशन फोर्स ही होता है एक तरह से, स्ट्रिंग के फोर्स को टेंशन बोलते हैं, टेंशन भी एक फोर्स है। डायरेक्शन ये हमेशा पेयर में होती है, पेयर में होती है, और पेयर में होती है हमेशा, इधर भी और उधर भी पेयर में बनाते हैं। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी आउटवर्ड फ्रॉम द रेफरेंस ऑब्जेक्ट। बताता हूँ उसका मतलब क्या है। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी, टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? पेयर में है तो मतलब टेंशन इधर भी होगी और इधर भी, दोनों डायरेक्शन में टेंशन की, ये भी और ये भी। इसकी बात करें तो ये भी है और ये भी, टेंशन की दोनों डायरेक्शन। टेंशन पूरी स्ट्रिंग में सेम रहती है। ऐसा है कि यहाँ जितनी टेंशन है ना उतनी यहाँ भी टेंशन है, यहाँ भी टेंशन, हर पॉइंट पर सेम टेंशन है। डायरेक्शन नहीं बता सकते तुम लोग, डायरेक्शन क्या है टेंशन। डायरेक्शन यहाँ इस राइट साइड में भी हो सकती है और लेफ्ट में भी हो सकती है। हाँ होगी, टेंजेंट के अलोंग, टेंजेंशियल टू अलोंग द स्ट्रिंग ही होगी, हम ये बोल सकते हैं। इसमें भी हर पॉइंट पर टेंशन सेम है, डायरेक्शन तुम नहीं बता सकते जब तक कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट फिक्स ना हो जाए। ऑब्जेक्ट की करस्पॉन्डिंग टेंशन की डायरेक्शन ड्रॉ होती है, और आउटवर्ड फ्रॉम रेफरेंस ऑब्जेक्ट। अगर तुम इसका एफडी ड्रॉ करना चाहते हो, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो अगर मैं इसको मैं तो ऐसे देखता हूँ कि एफबीडी बनाना, तो एक स्ट्रिंग इधर अटैच्ड है और एक स्ट्रिंग इधर, मैंने अलग कर लिया इसको, सेपरेट करना है ना, सेपरेट कर लिया। अब वो यहाँ पर एक सपोर्ट थी, तुम बनाना चाहो तो बना लो, इसके साथ एक स्ट्रिंग है, यहाँ एक सपोर्ट थी, उसके साथ एक ये स्ट्रिंग थी, ऐसे। तो इनका तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे उसका ऑब्जर्वेशन का पार्ट ही नहीं है। और चाहो तो इसमें पता है तुम्हें, इस स्ट्रिंग में ये जो स्ट्रिंग है, इसमें मान लेता हूँ टेंशन T1 है, इसमें T2 है। थ्रू टेंशन सेम रहेगी जब तक जितनी स्ट्रिंग है, जब तक स्ट्रिंग चेंज ना हो जाए। जितनी स्ट्रिंग्स हैं उतनी ही टेंशन तुम्हें माननी पड़ेगी। ये एक स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन T1, ये दूसरी स्ट्रिंग, अगर ये पूरी एक ही होती यहाँ से यहाँ तक तो एक ही टेंशन लेते। स्ट्रिंग चेंज होते ही टेंशन चेंज कर दो, स्ट्रिंग चेंज होते ही टेंशन चेंज कर दो। ये टेंशन T1, ये टेंशन T2। और डायरेक्शन मैंने कहा था, डायरेक्शन ये ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट ये, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन होती है हमेशा, ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ निकलनी चाहिए, आउटवर्ड फ्रॉम रेफरेंस ऑब्जेक्ट, आउटवर्ड। अब ये अंदर नहीं जा सकती। जब इसके लिए बात करेंगे, इसका एफबीडी क्या होगा? मान लो इस रिजिड सपोर्ट है, तो रिजिड सपोर्ट से यहाँ एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो इसके लिए अगर मैं टेंशन ड्रॉ करना चाहूँ तो इससे आउटवर्ड, यहाँ पर टेंशन मैं ऐसे बनाऊँ, तुम देखो कि ऑब्जेक्ट से बाहर निकलनी चाहिए। अब रिजिड सपोर्ट के अंदर टेंशन नहीं जाएगी, टेंशन हमेशा एक पुलिंग फोर्स ही होता है। अगर ये इधर है तो उधर फोर्स लगाएंगे तो उसको पुश करना हो गया, ये पुल ही करेगा, इस तरफ पुल करेगा, यहाँ देखेंगे तो ये इसको पुल करेगा, यहाँ देखेंगे तो ये इसको पुल करेगा, तो इससे बाहर की तरफ। ये एंगल थीटा है। डायरेक्शन, अब एक फोर्स और लग रहा होगा ना, इसका मास है mg, सॉरी मास इसका m है, तो एक वेट जो फोर्स होता है mg, वो डाउनवर्ड लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। उसका पेयर भी बन जाएगा, सबके पेयर देखो, T1 यहाँ बन गया, T2 यहाँ बन गया, अर्थ के साथ इसका पेयर बन गया हो। और ये भी गिवन है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो उसका मतलब ये होगा कि सारे फोर्सेस का नेट सम जीरो होना चाहिए, नेट फोर्सेस, नेट फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो होना चाहिए। तो इधर अब हमें एक चीज और थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं हम लोग कि सारे फोर्सेस ना एक ही लाइन में होने चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे फोर्स हैं, वैसे हम ये भी लिख सकते हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, पर वो हमारे कैलकुलेशन में काम नहीं आएगा, ये कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो अपनी कैलकुलेशन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे फोर्स को एक लाइन में ले आते हैं, ये तो सारे वर्टिकल में हो, सारे हॉरिजॉन्टल, है ना। तो यहाँ पर एक फोर्स हमें वर्टिकल दिखाई दे रहा है,
एक है जो इनमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो बस यही करते हैं, सारे फोर्स या तो वर्टिकल में हो या फिर हॉरिजॉन्टल में हो, या तो वर्टिकल में हो या उसके परपेंडिकुलर मतलब हॉरिजॉन्टल। तो सिर्फ एम जी ठीक है, तो एम जी वर्टिकल के अलोंग है, टी वन भी ठीक है अलोंग हॉरिजॉन्टल है टी वन, एम जी भी ठीक है, टी वन भी ठीक है, टी टू जो है वो अलाइन अलाइन नहीं है इनके साथ, वो कहीं बाहर है। उसको ले आओ घुमा के, उसको ले आते हैं। तो टी वन को अगर इधर लेके आए तो टी वन का एक कॉम्पोनेंट टी टू का, टी टू कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट ऊपर चला जाएगा टी टू साइन थीटा, और ये इनइफेक्टिव हो जाएगा, ये इनइफेक्टिव। अब सारे फोर्स, अब चार फोर्स हो गए, तीन की जगह चार हो गए, एक के तो कंपोनेंट बना लिया ना मैंने। तो एक टी वन हॉरिजॉन्टल में है, टी टू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में, एम जी वर्टिकल में, टी टू साइन थीटा वर्टिकल, मतलब चारों फोर्स या तो वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में, दो ही डायरेक्शन फिक्स होती है। नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब जितना डाउनवर्ड फोर्स है एम जी इज इक्वल टू टी टू साइन थीटा, उतना ही अपवर्ड फोर्स होगा, जितना लेफ्टवर्ड फोर्स उतना राइटवर्ड फोर्स होगा, इसका मतलब टी वन इज इक्वल टू टी टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये था, शायद अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा एफबीडी काफी कुछ। अब मैं आता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं तो, वेइंग मशीन तुम लोग बहुत वेट तो किया होगा तुम लोगों ने ना अपना, कि हमारा कितना वेट है, या हम कहीं जाते हैं तो वेइंग मशीन होती है तो हमारा मन करता है देखते हैं वेट कितना होगा। वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, मतलब ये जो ऊपर मैंने बताया ना उसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन बनता है ये, और यूजफुल इंफॉर्मेशन भी है। ये एक वेइंग मशीन है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर खड़ा हुआ है, ये इसमें सपोज ये मीटर है, यहाँ रीडिंग आएगी। इसका मास एम है, मास एम। मशीन की रीडिंग कितनी होगी, रीडिंग मतलब किसके इक्वल होगी, मैं सिर्फ मतलब मैसेज तुम नहीं बता पाओ किसके इक्वल होगी, तुम्हें क्या लगता है रीडिंग ऑफ मशीन। इसका मास अगर एम है तो रीडिंग ऑफ मशीन किसके इक्वल होगी, रीडिंग ऑफ मशीन किसके इक्वल होगी, mg mg एम जी, एम जी की इक्वल होगी, क्योंकि ऑब्जर्व जो ये पर्सन जो बॉय सपोज ये जो है उसके ऊपर खड़ा हुआ है मशीन के ऊपर, और जब ये बॉय इस मशीन के ऊपर खड़ा है तो पता है हमें कि कितना फोर्स लगा रहा होगा, स्क्रीन नहीं आ रही क्या, कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, उतनी रीडिंग आ जाएगी, है ना, उतनी रीडिंग आ जाएगी या नहीं। ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा तुम बताओगे मुझे, बताओगे मुझे, ये इसके ऊपर कितना फोर्स है, ये जो पर्सन खड़ा हुआ है वो मशीन के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू द रीडिंग ऑफ मशीन, दैट फोर्स इज इक्वल टू द रीडिंग ऑफ मशीन। रिएक्शन सर। mg एम सी, देखिए मैं ऊपर, अब ऊपर में मतलब मेरी लगभग लगभग ना एवरीडे को लेकर के कम से कम 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी, 1.5 घंटे बोल चुका मैं इस बात पर कि एमजी अर्थ का इंटरेक्शन फोर्स है, आपस में एक दूसरे पर एमजी नहीं लगा सकते ये। इसलिए मैंने पूछा है तुमसे, तुम यहाँ पर गलती करो, वो तो अर्थ लगा रही है इसके ऊपर एमजी, ये थोड़ी ना इसके ऊपर एमजी लगाता है, ये तो इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा पता नहीं कितना लगाएगा, वो नॉर्मल फोर्स है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। रीडिंग ऑफ मशीन इज ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स। तुम कभी मत बोलो कि एमजी के इक्वल आएगा, अब कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा, बहुत बार होगा ऐसा कि एमजी नहीं आएगा, देखना तुम लोग एमजी नहीं आएगा, और एमजी आएगा इतना सिंपल क्वेश्चन तुमसे पूछा नहीं जाएगा, सेवंथ क्लास का क्वेश्चन थोड़ी ना पूछना है तुम लोगों से, इसको खड़ा हो गया आके बोला एमजी, ऐसे ना पूछेगा कोई। रीडिंग ऑफ मशीन, mg is the interaction force
of this person with the earth, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो रीडिंग यहाँ पर आएगी। मतलब ये हम लोग ना मतलब अब हमारे रूटीन लाइफ से हम इतना मिसकंसेप्शन हो गया हमारे दिमाग में कि हम एमजी देख रहे हैं यहाँ पर, हमारा वेट हम ऐसे देखते हैं, हमारा वेट आएगा यहाँ पर, हमारा वेट एमजी होता है, ऐसा नहीं है। कितनी रीडिंग आएगी? रीडिंग ऑफ मशीन इज ऑलवेज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अब वो तुम कर लो कैलकुलेट। अब वो फिर मतलब मैं फिर से एफबीडी क्या बनाऊंगा? कुछ पता तो है ही कि ये मशीन है, इसके ऊपर पर्सन खड़ा हुआ है, तो पर्सन इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा एन, ये ऑब्जर्वर है, तो इसका एक एमजी डाउनवर्ड लग रहा होगा। एमजी तो अर्थ लगाएगी ना इसके ऊपर, और क्योंकि मशीन पर खड़ा हुआ है तो इसने मशीन के ऊपर एन लगाया था, तो ये वापस मशीन वापस इसके ऊपर लगाएगी एन। और पर्सन जो है किस पे है? पर्सन जो है रेस्ट में है, पर्सन रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए इसका, हर डायरेक्शन के अलोंग। तो ये एक ही डायरेक्शन में फोर्स है यहाँ तो सारे, हमें पता लग गया कि जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड फोर्स है, दैट मींस एन इक्वल्स टू एमजी। नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू एमजी के इक्वल आ गई, ये कॉन्सिडेंस है। कभी ऐसा हो सकता है तुम खड़े हो, तुम्हारे पास आके किसी ने पीछे से हाथ, तुम्हारा फ्रेंड कोई आया तुम्हारे पर हाथ रख दिया, तो एमजी तो नहीं आएगा यहाँ पर, तुम एमजी एमजी कर रहे हो। मानो तुम खड़े हो और तुम्हारे पर किसी ने आके हाथ रख दिया, जैसे फ्रेंड रख देता है कोई आके हाथ, या तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पास बैग है, तो एमजी तो नहीं आएगा। तो रीडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू नो, तुम कितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हो वो रीडिंग होगी, वो रीडिंग होगी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मास कितना है, तुम्हारा वेट कितना है। रीडिंग ऑफ मशीन इज नॉट इक्वल टू एमजी। तुम ये दिमाग में डाल लो। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, छोटी छोटी गलतियां जो तुम करोगे वो यही है। चलिए अब फ्रेम्स पर आते हैं, काफी टाइम हो गया, फ्रेम्स के बारे में बात करनी थी मुझे आज। तो पता लग गया ना, मतलब मशीन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, मशीन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है, इसलिए मैंने लिखा है रीडिंग ऑफ मशीन इज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो ये मशीन की जो रीडिंग होगी हमेशा नॉर्मल फोर्स, जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं, उसके इक्वल होगी। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तुम मान सकते हो कि कोई ऐसा केबिन है, तुम तो अपने दिमाग में कोई पिक्चर बना सकते हो, केबिन है कोई, कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से हमारा मतलब क्या होता है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वैसे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये केबिन भी तुम मान सकते हो, तुम्हें जैसे कंफर्टेबल लगे ना वैसे मान लो कि हम तो सारी चीजें ना एक बॉक्स के अंदर बैठ के देखेंगे, तो वहां से देख लो, वो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तुम तुम ट्रेन के अंदर बैठ के देख रहे हो, ट्रेन तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज a set of coordinate system, coordinate system attached with the observer's frame। जहां ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ना उसके साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर देते हैं और उसको बोलते हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां से हम देखेंगे, ये तुम्हारा 0 0 0 रहता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। दो तरह के फ्रेम है, कौन कौन से? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो भी तुम्हारा बॉक्स है, जो भी तुम्हारा केबिन है, जहां से तुम बैठ करके मोशन को ऑब्जर्व करते हो, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट or moving with
constant velocity is known as inertial frame. Is known as inertial frame. तो यहाँ से भी तुम देखते हो, देख लो सारे फोर्स वगैरह तुम ड्रॉ कर सकते हो कि कौन सा फोर्स लगेगा, किस तरफ लगेगा, वेलोसिटी मार्क कर सकते हो, फोर्स मार्क कर सकते हो, मतलब जैसे तुम्हें दिखाई दे वैसे तुम ड्रॉ कर दो। कभी कभी ऐसा होगा तुम ना किसी ऐसे फ्रेम में चले जाओगे, ऐसे फ्रेम में, ऐसे नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, नॉन इनर्शियल तुम इवेंट को ऑब्जर्व करते हो किसी ऐसी जगह से या किसी ऐसे फ्रेम से जो खुद एक्सेलरेटिंग है। इधर देखो, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो। मैंने कहा कि एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो कोई ऐसा फ्रेम जहां तुम बैठ के उसको देख रहे हो तो तुम्हारा फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है, उसका एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वो रेस्ट पर है तो भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, आई मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो है। नॉन इनर्शियल फ्रेम, an accelerating frame, accelerating frame is known as न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो इनिशियल फ्रेम के लिए वैलिड हैं। इसके लिए न्यूटन्स लॉज हमने पढ़े हैं ना, वो सारे इसके लिए नहीं है। न्यूटन्स लॉज कि तुम सब लगाओ, न्यूटन्स लॉज होल्ड्स गुड इन इनिशियल फ्रेम। इनिशियल फ्रेम में सारे न्यूटन्स के लॉज जो है फॉलो होते हैं या अच्छी तरह से काम करते हैं वो सब। नॉन इनिशियल फ्रेम में अगर तुम हो तो वहां पर काम नहीं करेंगे। इन दिस फ्रेम न्यूटन्स लॉज to be hold good, we need to apply we need to apply न्यूटन लॉ को वैलिड तुम करना चाहते हो ना इस फ्रेम के अंदर, we need to apply a an additional force। अगर तुम चाहते हो कि न्यूटन लॉ यहाँ से भी लगे, हमारे सारे एफ इक्वल्स टू एम है यहाँ भी फॉलो करे, ये सारी बातें वही हो जो वहां होती है, क्योंकि हम लोग तो न्यूटन लॉज पढ़ते आ रहे हैं ना। तो तुम्हें we need to apply an additional force known as, जो फोर्स तुम लगाओगे known as pseudo force। स्यूडो मतलब होता है फेक, रियल एग्जिस्टेंस उस फोर्स का नहीं होता है। वो फोर्स तुम लगा रहे हो क्योंकि तुम पूरे इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो किसी ऐसी जगह से जो खुद एक्सेलरेटिंग है, इसलिए तुम्हें फोर्स मार्क करना है, ये फोर्स लगाना है वहां पर ताकि तुम प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओ। मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स। देखना एग्जांपल लेंगे,
आज तो शायद डिस्कस नहीं हो पाएगा एग्जांपल, एक आज करते हैं डिस्कस, कोशिश करते हैं। कल देखना एग्जांपल लेंगे और काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि सब क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू तो मास किसका, ऑब्जेक्ट का, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का। ये फ्रेम नॉन एनआईएफ लिख दूं समझ जाओगे तुम लोग, एनआईएफ नॉन इनिशियल फ्रेम। मास तो उस ऑब्जेक्ट का जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ये स्काई बॉडी बनाना है, उस स्काई बॉडी बनाना है, तो जिस स्काई बॉडी बनाना चाहते हो मास उसी का। मास तो उसी का, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नॉन इनिशियल फ्रेम का। जिस जिस फ्रेम से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उस फ्रेम का एक्सेलरेशन, कहाँ से बैठ के उस पूरी सिचुएशन को तुम देख रहे हो, उस एक्सेलरेशन, ये एक फोर्स उसके ऊपर लगा दो। और देखना बहुत बार ऐसा होगा कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम थी और हम लोगों ने ये कंसेप्ट अप्लाई किया और वो एक ही लाइन में सोल्व हो गया। बहुत बार ऐसा होगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स किधर लगाना है, मास ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन नॉन इनिशियल फ्रेम का। डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स इज opposite to the direction of non inertial frame, non inertial frame। एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। बहुत कॉमन सा एग्जांपल, शायद तुम बहुत बार देख चुके हो उसको, रूटीन एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से अपनी। एलिवेटर, एलिवेटर का एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक पर्सन है, एलिवेटर इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन। तुम्हें इसका ना एफबीडी ड्रॉ करना है, इस पर्सन का एफबीडी। तो तुम देख कहाँ से रहे हो, तुम्हें पर्सन मूविंग दिखाई देगा कि रेस्ट पर दिखाई देगा, मुझे ये बताओ। मूविंग है या रेस्ट पर है ये? एलिवेटर ऊपर जा रहा है, ये मूविंग है या रेस्ट पर है? मूविंग है या रेस्ट पर है? बोलो ना, जो दिमाग में आ रहा है वही बोल दो, सब सही होता है। कौन पे फ्रेम ऑफ रेस्ट, रेस्ट जिम पर डिपेंड करेगा सर। सर रेस्ट, रेस्ट पर है ये, रेस्ट पर है। यस सर। यहां से देख रहा हूं मैं, ग्राउंड पर बाहर खड़े हो, एलिवेटर मॉल में गए, तुम थिएटर में जा रहे हो, सेकंड फ्लोर पर थिएटर है सपोज, मूवी देखनी है। तुम चले गए, मैं रह गया बाहर। मैं भी आया था मूवी देखने, तुम भी आए थे, तुम चले गए, मैं रह गया। मुझे क्या दिखाई दे रहे हो तुम? मोशन में। मुझे क्या, मोशन में। एक और है तुम्हारा साथी, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। और सपोज ऐसा हुआ, चलो एक केस तो ये है, ऐसा हुआ कि तुम मूवी देखने आए थे, ऐसे लेते हैं, तुम मूवी देखने आए थे, मैं भी मूवी देखने आया था, है ना, दोनों ही इसमें चले गए। मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना, तो ऑब्जर्व करूंगा तुम्हारा मोशन। एक बार मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक बार मैं यहाँ हूँ, ये ऑब्जर्वर है, ये तुम हो, ये तुम हो, है ना? जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये है, ये ऑब्जेक्ट है, अब रेस्ट। ये object। ऑब्जर्वर एक बार तो यहाँ से देख रहा है, एक बार तो मैं यहाँ से देखता हूँ, एक बार मैं यहाँ से देखता हूँ। मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताओगे, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? एक बार मैं यहाँ से देखता हूँ ग्राउंड से, ग्राउंड इटसेल्फ नॉन इनर्शियल है वैसे, ग्राउंड है ना, अर्थ हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अर्थ हमेशा रोटेट करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो जब कोई चीज रोटेटिंग होती है ना, रिवॉल्व करती रहती है, उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, वो हमेशा उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, वो आएगा, अभी हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है। तो पर अभी तो मान रहे हैं हमारी पूरी फिजिक्स में
11 12th में आगे जाके तुम देख लेना क्या होता है, बहुत सारी चीजें आएंगी और अभी तो ग्राउंड इज नॉन इनिशियल फ्रेम में लिख देता हूँ, ग्राउंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज नॉन इनिशियल फ्रेम, कंसिडर्ड एज है ना, है नहीं वो ऐसा, ग्राउंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इनिशियल फ्रेम। तो एक बार तो मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम चले गए, मैं रह गया, तो मैं इनिशियल, तो मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरा फ्रेम जो है वो इनिशियल फ्रेम है, इनिशियल फ्रेम है। एक बार मैं यहाँ पर हूँ और ये एलिवेटर इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a, तो इस बार जो फ्रेम है, इस बार जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ से देख रहे हैं, इस बार ऑब्जर्वर देखता है, इस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन इनर्शियल Non inertia. फ्रेम। अगर तुम नॉन इनर्शियल से देख रहे हो उसको, तो फिर तुम्हें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स यहाँ पर, यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं देखता हूँ ना, यहाँ मैं देखता हूँ, तो ऑब्जेक्ट मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट मूविंग के रेस्ट पर, ऑब्जेक्ट जो है वो, ये पर्सन ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऊपर भी किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, जिस एक्सेलरेशन से एलिवेटर ऊपर जाता है उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मैं एफडी बनाऊं, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट ट्रीट करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ये जो ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगा एम, एलिवेटर इसने एलिवेटर के ऊपर लगाया होगा कुछ फोर्स, इसने एलिवेटर के ऊपर कुछ फोर्स लगाया होगा एन, तो एलिवेटर ने वापस लगा दिया एन, ठीक है ना। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, और हमें क्या दिखाई दे रहा है, दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर इस तरह से मार्क किया है, ऑब्जेक्ट जो ऊपर जा रहा है और मोशन में है, और मोशन में है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर, दो फोर्स लग रहे हैं, एन अपवर्ड डायरेक्शन में, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, जनरली यही करते हैं, तो सही रहता है, नेगेटिव साइन की प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती कभी भी। तो एन अपवर्ड डायरेक्शन में और एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो लिखेंगे अपवर्ड फोर्स एन माइनस एम जी इज इक्वल टू नेट फोर्स है, इस नेट फोर्स इज इक्वल टू एम, ये इक्वेशन हो गई। यहां से देखें, अगर यहां से देखें, तो ये ऑब्जेक्ट है, डाउनवर्ड एम जी, तो ये अर्थ ने लगाया हुआ इसके ऊपर। अब ये ऑब्जेक्ट जो इसके ऊपर खड़ा हुआ है फ्लोर के ऊपर, तो फ्लोर के ऊपर कुछ फोर्स लगाया ही होगा इसने, मान लेते हैं दिस टाइम दिस एन प्राइम, एन प्राइम मान लेते हैं, एन मान लो, ये भी चलो एन ले लेते हैं, ये नॉर्मल फोर्स एन लगाया। किसमें दिखाई दे रहा है तुम लोगों को ये, इसको कैसे दिखाई दे रहा है, ये रेस्ट पर की मोशन में, रेस्ट पर दिखाई देता है, मोशन दिखाई, ये रेस्ट पर दिखाई देता है। हाँ, एक चीज और हो गई ना इस बार, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो इसको नॉन इनिशियल फ्रेम से देख रहे हैं, नॉन इनिशियल फ्रेम, नॉन इनिशियल फ्रेम, ये एलिवेटर इज अ नॉन इनिशियल फ्रेम क्योंकि एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम इज नॉन इनिशियल फ्रेम, तो नॉन इनिशियल फ्रेम से देख रहे हैं ना ये, तो क्या करो, इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगाओ, स्यूडो फोर्स लगाओ इसके ऊपर, किस तरफ, स्यूडो फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनिशियल फ्रेम, नॉन इनिशियल फ्रेम ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा भाई, इधर लगेगा स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन opposite to the direction of acceleration of non inertial frame, non inertial frame तुम्हारा एक्सेलरेटिंग ये एलिवेटर है, तो स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगा, कितना लगेगा, मास तो इस ऑब्जेक्ट का जो कि m है, मान लेते हैं m ही दिया हुआ है, m मैंने लिख दिया हुआ है, ये m है, ये m मास तो ऑब्जेक्ट का, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उसका नॉन इनिशियल फ्रेम का, एलिवेटर का एक्सेलरेशन जो कि a है, और हमें क्या दिखाई देता है, ये रेस्ट पर दिखाई देता है, रेस्ट पर है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, जितना अपवर्ड फोर्स उतना ही डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स इज एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, आंसर तो दोनों से सेम ही आना है, एन इक्वल्स टू एम जी प्लस एम, एन इक्वल्स टू एम जी प्लस, कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। बहुत बार चीजें हमें ग्राउंड से सिंपल दिखाई देंगी, तो हम यहाँ से लिख लेंगे, और मैक्सिमम केसेस में ये होता है तुम यहाँ जाके करते हो ना क्वेश्चन, तो रेस्ट सब नेट फोर्स 0 कर देते हैं, इसमें जाके अच्छा अच्छा रहता है, नेट फोर्स 0, सारे मिला जुला के 0 रख दो, आंसर, ठीक है ना। तो एक बार ये सारे पढ़ लेना, है ना, देख लेना इनको अच्छे से, नोटबुक बना रहे हो, मैं मुझे लगता है कि तुम नोटबुक बनाते हो,
तो जुलाई में स्कूल खुल जाएँगे तो नोटबुक चेक भी करेंगे। ऐसा ना हो फिर तुम 1 दिन में कंप्लीट करके लाओ उसको। पता लग जाता है मुझे 1 दिन में कंप्लीट किया कि रोज़ कंप्लीट की है। चलो तो आज की क्लास और कल डाउट क्लास रखते हैं जिसके जिसके ये थ्योरेटिकल डाउट है। जैसे डेवलिन ने भेजे थे कुछ थ्योरी का पार्ट था, कोई पैरा था शायद पूरा। तो उसको तो पहले मैं पढ़ूँगा कि क्या लिखा हो तब मैं समझा पाऊँगा। अगर इस तरह कोई डाउट है तो पहले मुझे भेज दो ताकि हम 1 घंटे में कल मैक्सिमम डिस्कशन कर पाएँ। मैं पहले ही पढ़ लूँगा। और कोई न्यूमेरिकल है तो फिर